हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 50। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास वो PYQ की क्लास है और इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हम लोग जून 2020 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से प्रश्न संख्या 75 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नाटक की 4-5 क्लास ले ली है, जिसमें से स्कंदगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक, ध्रुव सामनी, फिर आधे अधूरे और एक है अंधेर नगरी। ये 4-5 नाटक मैंने करा दिया है, ठीक ना, इसी चैनल पर। अगर अब तक आपने इसको नहीं देखा है तो आप लोग जाइए उसको देखिए। मैंने पूरी व्याख्या के साथ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उनमें कौन कौन से है, किस आलोचक ने क्या आलोचना की उस नाटक पर, तो मैंने सबको करा दिया है। 4-5 नाटक को कराया है। आप लोग प्लीज़ इसको जाकर देख लीजिएगा। देखिए, आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? ए. उद्धव शतक, बी. सुदामा चरित, 3. भ्रमरदूत और 4. रासपंचाध्यायी। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनें। ए में 1 और 3, बी में 1 और 2, सी में 2 और 4 और डी में 4 और 3। 3 में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो देखो, उद्धव शतक और भ्रमरदूत, ये 2 रचनाएं जो वो आधुनिक काल की रचनाएं हैं, ठीक ना। 1 और 3 किस में है? तो विकल्प ए में है। तो 51 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है कि आंसर है, लिखा है उद्धव शतक 1929 में जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य ग्रंथ है। उद्धव शतक कब लिखा गया था? 1929 में प्रकाशित हुआ था। किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। यह जो रचना है उद्धव शतक, वो ब्रज भाषा में लिखा गया प्रमुख काव्य ग्रंथ है। जबकि भ्रमरदूत ये द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है। भ्रमरदूत किसका है? सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है। तथा सुदामा चरित ये नरोत्तम दास का काव्य है, जो भक्तिकालीन रचना है। और रास पंचाध्यायी ये अष्टछाप कवि नंददास की रचना है। अतः सुदामा चरित एवं रास पंचाध्यायी आधुनिक काल की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 52। लिखा है कि द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। 1. श्रृंगार प्रियता, 2. इतिवृत्तात्मकता, 3. लाक्षणिकता और 4. प्रबंधात्मकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए में 1 और 3, बी में 1 और 2, सी में 2 और 3 और डी में 2 और 4। तो द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं क्या है? तो इनकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि इतिवृत्तात्मकता है और प्रबंधात्मकता है। 2 और 4 किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 52 का विकल्प डी जो वो सही है, 2 और 4। देखो आंसर डी। लिखा है कि इतिवृत्तात्मकता एवं प्रबंधात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषता है एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। इतिवृत्तात्मकता का क्या अर्थ है? वस्तु का वर्णन या आख्यान की प्रधानता। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्त या कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी, जैसे साकेत 1931 ईस्वी। प्रश्न संख्या 53। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? 1. झरना, 2. पथिक, 3. मिलन और 4. रश्मि। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में 1 और 2, बी में 3 और 4, सी में 2 और 3 और डी में 4 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? तो देखो, पथिक और मिलन यह 2 रचनाएं जो है वो छायावाद की नहीं है। पथिक और मिलन जो है वो छायावाद की रचना नहीं है।
और बाकी झरना और रश्मि ये दोनों छायावाद की रचना है। तो 2 और 3 किस में है? तो विकल्प सी में है। तो 53 का विकल्प सी जो है वो सही है। पथिक और मिलन ये 2 रचनाएं छायावाद की रचना नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी कैंसर से लिखा है कि मिलन जिसका प्रकाशन वर्ष 1917 है एवं पथिक जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 है, ये द्विवेदी युगीन कवि राम नरेश त्रिपाठी की कृतियाँ हैं। ये दोनों किसकी कृतियाँ हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी की कृतियाँ हैं। ये किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के कवि थे राम नरेश त्रिपाठी। जबकि झरना 1918 ईस्वी एवं रश्मि 1932 ये छायावादी रचनाएं हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की कृति एवं रश्मि महादेवी वर्मा की कृति है। प्रश्न संख्या 54 लिखा कि सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। 1 आवारा मसीहा, 2 महाभोज, 3 तमस और 4 झूठा सच। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 2, बी में कि 2 और 3, सी में कि 1 और 3 और डी में कि 3 और 4। तो सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है तो कौन सा है? तो वह है तमस और झूठा सच। ये दो जो उपन्यास है वो सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। 3 और 4 किस में है? तो विकल्प डी में है। 54 का विकल्प डी जो है वो सही है। देखो आंसर डी लिखा है कि सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास तमस और झूठा सच है, जिसके लेखक क्रमशः भीष्म साहनी एवं यशपाल हैं। झूठा सच के कौन है? यशपाल है और तमस के कौन है? भीष्म साहनी है। जबकि महाभोज उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। देखो महाभोज में क्या है, इसमें अपराध और राजनीति के गठजोड़ की यथार्थ चित्रण किया गया है, जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी का है। महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी का है। और आवारा मसीहा प्रसिद्ध उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर का बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र चटर्जी की जीवनी है। प्रश्न संख्या 55 लिखा है कि तमस उपन्यास के पात्र हैं। 1 कनक, 2 रिचर्ड, 3 लीजा और 4 सिल्मा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। ए में कि 1 और 2, बी में कि 2 और 4, सी में कि 2 और 3 और डी में कि 1 और 4। तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो तमस उपन्यास के पात्र कौन है? तो तमस उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड और लीजा। रिचर्ड और लीजा जो है वो तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो 2 और 3 किस में है? तो विकल्प सी में है। तो 55 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो आंसर से लिखा है कि रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि सिल्मा अपने अपने अजनबी 1961 उपन्यास के पात्र है। सिल्मा किस में है? अपने अपने अजनबी। और कनक ये झूठा सच उपन्यास की पात्र है। कनक किस उपन्यास के पात्र है? तो झूठा सच, जिसका प्रकाशन वर्ष झूठा सच पार्ट 1 1958 है इसका, और पार्ट 2 जो झूठा सच पार्ट 2 है उसका जो प्रकाशन वर्ष 1960 है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 56 लिखा है इसमें कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। 1 महाभोज, 2 आपका बंटी, 3 सैलूस और 4 बसंती। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 3, बी में कि 2 और 3, सी में कि 3 और 4 और डी में कि 1 और 2। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो सैलूस और बसंती ये 2 उपन्यास जो वो मन्नू भंडारी का नहीं है। सैलूस और बसंती किसका है? तो देखो सैलूस शिव प्रसाद सिंह का है, एगो बसंती विष्णु साहनी का उपन्यास है। तो 3 और 4 विकल्प सी जो है वो सही है 56 का। देखो आंसर सी लिखा है कि सैलूस और बसंती मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। सैलूस किसका है? शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। एवं बसंती ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। आपका बंटी एवं महाभोज मन्नू भंडारी के चर्चित उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 57 लिखा है कि दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। 1
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। 2 खाली घर। 3 बसंती का एक दिन। और 4 निष्कासन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 3, बी में कि 2 और 3, सी में कि 3 और 1 और डी में कि 1 और 4। तो दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है तो कौन सा है? तो वह एक है धर्मचित्र कुरुचित्र और एक है निष्कासन। कौन कौन सा है? एक है इनका धर्मचित्र कुरुचित्र, एक है निष्कासन। ये दो जो कहानी संग्रह है वो दूधराज सिंह के द्वारा रचित है। तो 1 और 4 किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 57 का विकल्प डी जो है वो सही है। देखो आंसर डी लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एवं निष्कासन दूधनाथ सिंह रचित कहानी संग्रह है, जबकि खाली घर 1969 ईस्वी एवं बसंत का एक दिन 1982 ईस्वी ये रामदास मिश्र का कहानी संग्रह है। खाली घर एवं बसंत का एक दिन ये दोनों किसका है? ये रामदास मिश्र का कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? 1 प्रजा ही रहने दो। 2 बिना दीवारों का घर। 3 उत्तर उर्वशी और 4 नेपथ्य राग। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए में कि 2 और 3, बी में कि 1 और 4, सी में कि 2 और 4 और डी में कि 1 और 3। तो 58 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी जी का है। ये मन्नू भंडारी जी का है, ठीक ना? किसका है? मन्नू भंडारी जी का ये है। और उत्तर ये नेपथ्य राग किसका है? तो ये मीराकांत का है। मीराकांत का है। तो 1 और 4 किस में है? नहीं सॉरी 2 और 4 किस में है? तो विकल्प सी में। तो 58 का विकल्प सी जो है वो सही है कि बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी का है और नेपथ्य राग ये मीराकांत का नाटक है। देखो आंसर सी लिखा है कि बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी का नाटक है तथा नेपथ्य राग ये मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों प्रसिद्ध महिला नाटककार हैं, जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला का एवं प्रजा ही रहने दो ये गिरिराज किशोर का नाटक है। प्रश्न संख्या 59 लिखा है कि चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां में से कौन सी है? 1 संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। 2 समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी आती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। मतलब इसके आगे की लाइन है कि जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुमला जाता है। और 3 में कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। और 4 है कि एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लोहे अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कि केवल 1 और 2, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 4 और डी में केवल 2 और 4। तो चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियों में से कौन सी उक्ति है? मतलब कि चाणक्य की कौन सी इनमें से पंक्ति है? तो देखो चाणक्य अगर पंक्ति की बात करें तो एक तो ये है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। और दूसरा कौन है? दूसरा है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक ये है। 2 और 3 किस में है? तो विकल्प बी में है। 63 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो आंसर भी लिखा कि जयशंकर प्रसाद लिखे नाटक चंद्रगुप्त में प्रमुख पात्र चाणक्य की संवादोक्तियों में समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। एक ये है एवं महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक ये कथन है। 2 कथन है, जबकि अन्य विकल्प चाणक्य के कथन से संबंध नहीं रखते क्योंकि ये अन्य पात्रों के कथन। प्रश्न संख्या 60 लिखा है कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं। इनमें से कौन सा विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है? 1 असीमता के लिए। 2 किस किस को नमन करूं। 3 अंगद की नियति। 4 कुछ चंदन के कुछ कपूर के। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए।
ए में कि 1 और 3, बी में कि 2 और 3, सी में कि 1 और 4 और डी में कि 3 और 4। तो इनमें से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखो, असीमता के लिए अगर इसकी बात करें तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। असीमता के लिए और अंगद का नियति, ये दोनों रचनाएं जो हैं, ये दोनों निबंध ये विद्यानिवास मिश्र का है। और किस किस को नमन करे, एक ये निबंध और कुछ चंदन की कुछ कपूर की, यह 2 निबंध जो है ये इनका निबंध नहीं है। 2 और 4, तो 2 और 4 देखे किस में नहीं है? तो देखो कोई भी विकल्प में 2 और 4 नहीं है। 2 और 4 कोई भी विकल्प में नहीं है। सेम इसी तरह एकदम यही प्रश्न जो है मतलब कि इसी तरह पूछा गया था, विकल्प में कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक ना। तो आयोग ने इसको मतलब कि हटा दिया था। आयोग ने इस प्रश्न को मतलब कि इसको हटा दिया था, साइड में कर दिया था कि इसका मतलब नंबर कोई मान्य नहीं होगा। जब विकल्प ही सही नहीं है तो कैसे नंबर कोई देगा, ठीक ना। तो किस किस को नमन करूँ? 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन में रहना चाहिए ना, तो 2 और 4 किसी में नहीं है। तो इसीलिए इसको मतलब कि जो आयोग था उसने मतलब कि इसको त्रुटिपूर्ण मारा है कि ये थोड़ा गलत है। देखो यहाँ पे आंसर लिखा है कि ये स्टार बना है ना, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, यह विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। एवं किस किस को नमन करूँ, ये शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है। जबकि असीमता के लिए एवं अंगद की नियति, ये दोनों के दोनों निबंध विद्यानिवास मिश्र के हैं। यहाँ विकल्प जो कूट दिया गया है वह असंगत है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। जो यहाँ पे कूट दिया था यहाँ पे 1 और 2, 2 और 3 करके, तो वह तो त्रुटिपूर्ण था, तो इसीलिए प्रश्न को क्या त्रुटिपूर्ण मान लिया है। प्रश्न संख्या 61 लिखा है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। 1 आज के अतीत, 2 तिरस्कृत, 3 पानी बिच मीन प्यासी और 4 मेरी पत्नी और भेड़िया। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 4, बी में कि 2 और 3, सी में कि 1 और 2 और डी में कि 1 और 3। तो निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। तो इनमें से कौन दलित आत्मकथाएं नहीं है? तो देखो, आज का अतीत और पानी बिच मीन प्यासी, ये 2 जो आत्मकथाएं हैं वो दलित आत्मकथाएं नहीं है। बाकी तिरस्कृत और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये 2 उपन्यास जो है वो दलित आत्मकथाएं हैं। तो 1 और 3, 1 और 3 ये दलित आत्मकथाएं नहीं। तो 1 और 3 किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 61 का विकल्प डी जो है वो सही है। देखो आंसर डी लिखा है कि आज के अतीत एवं पानी बिच मीन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार विष्णु साहनी की आत्मकथा तथा पानी बिच मीन प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है। जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तथा मेरी पत्नी और भेड़िया, ये दलित लेखक एवं चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 62 लिखा है कि प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। 1 ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, 2 नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, 3 कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना और 4 सगुण ईश्वर की उपासना। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। ए में कि 1 और 4, बी में कि 1 और 3, सी में कि 2 और 4 और डी में कि 3 और 4। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। तो कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखो, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, एक तो ये है, और एक एक कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, एक ये है। 1 और 3 किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 62 का विकल्प बी जो वो सही है। जो कि आंसर बी लिखा है प्रेम मार्ग सूफी काव्य की विशेषताओं में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना शामिल है। जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना भी प्रेम मार्ग सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है। प्रश्न संख्या 63
लिखा कि निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? ए श्वेतांग, 2 दंतुल, 3 अनुस्वार और 4 श्यामांग। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर को चुनिए। ए में कि 1 और 2, बी में कि 2 और 3, सी में कि 3 और 4 और डी में कि 2 और 4। तो निम्नलिखित में से आषाढ़ का दिन के पात्र कौन है? तो कौन है आषाढ़ के एक दिन पात्र के? आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र कौन है? तो वो है दंतुल और अनुस्वार। 2 और 3, तो 2 और 3 किस में? तो विकल्प बी में है, तो 63 का विकल्प बी जो वो सही है। देखो आंसर भी लिखा है कि मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ के एक दिन के पात्र दंतुल और अनुस्वार हैं। दंतुल राजपुरुष है एवं अनुस्वार नाटक में अधिकारी है, जबकि श्वेतांग एवं श्यामांग मोहन राकेश के ही नाटक लहरों के राजहंस के पात्र हैं। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा विश्वास पात्र है और श्यामांग भी नंद का कर्मचारी जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। प्रश्न संख्या 64 लिखा कि निम्नलिखित में से आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। 1 आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, 2 साहित्य का मर्म, 3 मध्यकालीन धर्म साधना और 4 भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर को चुनिए। ए में कि 1 और 2, बी में कि 2 और 3, सी में कि 3 और 4 और डी में कि 4 और 1। निम्नलिखित में से आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना। साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म और साधना, ये 2 रचनाएं जो है ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 2 और 3 किस में है? तो विकल्प बी में है, तो 64 का विकल्प बी जो वो सही है। देखो आंसर बी लिखा है साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, जबकि भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसी बौद्ध और तुलसी डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है एवं आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास ये किसका है? रामविलास शर्मा का है। और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये नंद दुलारी वाजपेयी का है। प्रश्न संख्या 65 निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? 1 ख्याल, 2 माच, 3 नाचा और 4 पंडवानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुने। एक है कि 1 और 3, बी में कि 1 और 2, सी में कि 2 और 3 और डी में कि 3 और 4। तो निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? तो कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? तो वो हैं नाच और पंडवानी। 3 और 4, तो 3 और 4 किस में है? तो विकल्प डी में है, तो 65 का विकल्प डी जो वो सही है। देखो आंसर डी लिखा है कि नाचा एवं पंडवानी ये छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं, जबकि ख्याल राजस्थान की मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और माच मालवा की प्रमुख लोक नाट्य रूप है। तो नाचा एवं पंडवानी ये छत्तीसगढ़ का मुख्य रंग शैलियाँ हैं। ख्याल कहाँ पे? राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में। और माच ये मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है, जिसे मालवे के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माचली, मचेली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। देखो माच को कितने नामों से जाना जाता है? कहीं माचा के नाम से, कहीं मछली के नाम से, कहीं माचली के नाम से, कहीं मचैली के नाम से, मचान के नाम से भी जाना जाता है। पंडवानी शैली की गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान मिला है। प्रश्न संख्या 67 देखो प्रश्न संख्या 66 को मैंने स्किप कर दिया है, थोड़ा सा उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, प्रश्न इधर उधर हो गए थे, तो उसीलिए इसको स्किप कर दिया है। उसको ठीक करने से लिए मुझे लैपटॉप में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा उसको स्किप कर दिया मैंने। लिखा है इसमें कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है? रचनाकारों के नाम, और सूची 2 में रचनाओं के नाम। रचनाकार में कौन कौन है? घनानंद है, बोधा है, शूधन है और पद्माकर है। रचना में कौन कौन से? जगत विनोद, विरह लीला, विरह वारिस और चरित, सुजान चरित। अब देखो, अब ये देखना घनानंद की कौन सी रचना है? तो घनानंद की रचना है विरह लीला।
घनानंद की कौन सी रचना विरह लीला है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ए का दो किस में है, तो एक ए में ए का एक, बी में ए का दो, बी में एक का दो, और सी में एक का तीन, और डी में एक का चार। तो एक का दो किस में है, तो विकल्प बी में कि एक का दो। बस आपको मतलब कि इसी पर आपको ट्रिक लगा देना है कि ये जो विकल्प है वो सही है कि घनानंद किसके विरह विरह लीला की है, मतलब घनानंद की रचना कौन सी है, तो वह है विरह लीला। बोधा की कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है विरह वारिस। सूदन की कौन सी रचना है, तो इनकी रचना सुजान चरित। और पद्माकर की कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है जगत विनोद। एक का दो, दो का तीन, तीन का चार और चार का एक। 67 का विकल्प बीज है वो सही है। देखो आंसर है, आंसर भी लिखा है कि घनानंद की कौन सी रचना है, विरह लीला। बोधा की रचना विरह वारिस। सूदन की रचना सुजान चरित। और पद्माकर की रचना जगत विनोद। प्रश्न संख्या 68 लिखा है कि निम्नलिखित प्रतिवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटक है, यहाँ पे लेखक के नाम। नाटक में कौन कौन सा है, प्रतीकवादी नाटक यहाँ पे कौन कौन से, विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस और देवमाया प्रपंच। लेखक में कौन है, सेठ गोविंद दास, देव, केशव और सुमित्रानंदन पंत। ठीक ना। तो देखो अब विज्ञान गीता ये किसकी रचना है, विज्ञान गीता किसकी रचना है, तो वो है केशव की रचना है। विज्ञान गीता किसका है, केशव दास की रचना है। ज्योत्सना ये किसकी रचना है, ज्योत्सना किसकी रचना है, तो ज्योत्सना है सुमित्रानंदन पंत की। अब जैसे कि आपको पता है कि विज्ञान गीता किसके, केशव की है। एक का तीन, तो एक का तीन ऑप्शन में किस में है कि ए में एक का तीन है और डी में एक का तीन है, ए में और डी में। अब आपको दूसरा पता करना है कि ज्योत्सना ये किसकी रचना है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो दो में चार किस में है, तो दो में चार इसमें है, विकल्प ए में है। तो आपका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। नवरस किसकी रचना है, तो नवरस रचना है सेठ गोविंद दास की रचना है नवरस। और देव माया प्रपंच ये देव की रचना है। तो विकल्प ए आपका सही है 68 का। देखो आंसर है, लिखा है कि विज्ञान गीता ये केशवदास की रचना है, ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत की रचना है, नवरस सेठ गोविंद दास की रचना और देव माया प्रपंच किसके, देव या देवदत्त की रचना है। प्रश्न संख्या 69 लिखा है कि सूचीवन में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पत्रिका के नाम, यहाँ पे संपादकों के नाम। पत्रिका में कौन कौन सी है, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और सदादर्श। संपादक में कौन कौन है, यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास, भारतेंदु हरिचंद और बालकृष्ण भट्ट। तो देखो कवि वचन सुधा इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक हैं हरिश्चंद्र जी। कौन है, हरिश्चंद्र जी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र और सदादर्श लाला श्रीनिवास दास। ए का तीन अब बी का चार किस में है, तो विकल्प सी में है। तो 69 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिचंद की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र और सदादर्श लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 70 लिखा है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आचार्यों के नाम, यहाँ पे कालखंड के नाम। आचार्य में कौन कौन है, मोहम्मद, भामा, शंकुक और विश्वनाथ। तो देखो मोहम्मद का कालखंड क्या था, मोहम्मद का कालखंड क्या था, तो ये था 11वीं सदी का उत्तरार्ध। मोहम्मद 11वीं सदी का उत्तरार्ध, भामा 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, शंकुक ये 9वीं सदी का आरंभ और विश्वनाथ 14वीं सदी। ठीक, तो एक का तीन और दो का चार किस में, तो विकल्प डी में है। तो 70 का विकल्प डी जो वो सही है। देखो मोहम्मद 11वीं सदी का उत्तरार्ध, भामा 6वीं सदी का मध्यकाल, शंकुक 9वीं सदी का आरंभ और विश्वनाथ 14वीं सदी। आंसर डी है।
प्रश्न संख्या 71 लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबंधित उपन्यास से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे वर्ण विषय, यहाँ पे उपन्यास है। तो देखो, पहला में लिखा है कि उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। तो ये वर्ण विषय किस उपन्यास में है कि उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। ये किस में है? तो यह है समय सरगम में। ये किस में? यह है समय सरगम में। 1 का 4 किस में है? तो 1 का 4 सी में है। बस विकल्प आपका सी सही है। ए में 1 का 1 है, बी में 1 का 2 है, सी में 1 का 4 और डी में 1 का 3 है। तो किस में 1 का 4 है? तो विकल्प सी में है। तो विकल्प सी आपका सही है कि समय सरगम में है दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण। ये किस में है? तो यह है नाचो बहुत गोपाल में है। पंजाब पर अंग्रेजों की आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। ये किस में है? ये किस में है? तो ये है ये मैया दास की माड़ी में है। मैया दास की माड़ी में है। और पटना की महिलाएं छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। ये किस में है? परिधि परिकथा में। तो 1 का 4, 2 का 3, सी का 2 और डी का 4 का 1, 3 का 2 और 4 का 1 किसमें? तो विकल्प सी में। तो 71 का विकल्प सी जो वो सही है। प्रश्न संख्या 72 लिखा है निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषयों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कहानी, यहाँ पे वर्ण विषय है। कहानी में वापसी है, तीसरी कसम, माया दर्पण और परमात्मा का कुत्ता। तो वापसी कहानी का वर्ण विषय क्या है? तो वापसी कहानी का वर्ण विषय क्या है? तो पारिवारिक, अपेक्षा और अप्रासंगिकता। इसका 1 का 4, 1 का 4 किस में? ए में 1 का 1, बी में 1 का 2, सी में 1 का 3 और डी में 1 का 4। तो 1 का 4 किस में? तो डी में है। तो बस आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरी कसम आंचलिक तत्व है, माया दर्पण नारी स्वतंत्रता स्वातंत्र्य और परमात्मा कुत्ता ये नागरिक जीवन की त्रासदी। तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। तो विकल्प डी जो वो सही है आपका। प्रश्न संख्या 73 लिखा है इसमें कि सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कृतियाँ दी गई, यहाँ पे लेखक के नाम दिए गए हैं। कृति में कौन कौन सी? अलमा कबूतरी है, छिन्नमस्ता है, सूखते चिनार है, पारिजात है। लेखिका मैत्री पुष्पा, मधु कांकरिया, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान। तो देखो, अलमा कबूतरी ये किसकी रचना है? तो यह है मैत्री पुष्पा की है। छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता किसकी है? तो वह है प्रभा खेतान की है। तो 1 का 1 और 2 का 4 किस में है? तो विकल्प बी में है। विकल्प बी में है कि 1 का 1 और 2 का 4 और 3 का 2। और सूखते चिनार किसका है? तो मधु कांकरिया का है। और पारिजातीय किसका है? तो ये नासिरा शर्मा का है। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 3। विकल्प बी जो वो सही है 73 का। प्रश्न संख्या 74 लिखा कि अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए, यहाँ पे चारित्रिक विशेषताओं का नाम दिए गए हैं। तो देखो, यहाँ पे युयुत्स, इसका जो चारित्रिक विशेषता क्या था? तो ये सत्याग्रही था। ये सत्याग्रही था। अश्वत्थामा, इसका जो चारित्रिक विशेषता थी इसका क्या था? तो वह था पार्श्विक प्रतिहिंसक। तो 1 का 3 और बी का 1 किस में है? तो विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका सही है। 3 का 4 होगा संजय, इसका कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है। और 4 का 2 विदुर ये संशयग्रस्त है। तो 74 का विकल्प सी है वो सही है। तो यहाँ पे लिखा है युयुत्स सत्याग्रही है, अश्वत्थामा पार्श्विक प्रतिहिंसक है, संजय ये कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है और विदुरीय संशयग्रस्त है। प्रश्न संख्या 75 लिखा कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कृतियाँ दी गई है, यहाँ पे प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। तो देखो, कृति में लोकायतन है, आंसू है, भारत भारती चित्ररेखा।
तो लोकायतन का प्रकाशन वर्ष क्या है? लोकायतन का जो प्रकाशन वर्ष क्या है तो वो है 1964 है। लोकायतन किसका है? ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो 1964। एक का दो किस में? ए में एक का एक का दो, बी में एक का तीन, सी में एक का चार और डी में एक का दो। तो दो में एक का दो है। अब दूसरी रचना देखेंगे, लोकायतन 1964। आंसू की बात करें तो इसका क्या है? तो 1925 है। आंसू किसके? प्रसाद जी के है। तो एक का दो और दो का तीन, एक का दो और दो का तीन किस में? तो विकल्प ए में एक का दो और दो का तीन। तो विकल्प ए आपका सही है। तीन का चार, भारत भारती 1912 और चित्ररेखा 1935। ठीक, तो 75 का विकल्प आपका ये सही है। देखो यहाँ पे लोकायतन 1964, पंत का है आस 1925, प्रसाद का है भारत भारती 1912, मैथिली शरण गुप्त का है और चित्ररेखा 1935 राम कुमार वर्मा का है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं से और आपको PYQ लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।